ओके, तो अभी तक हम इन्फेक्शियस डिजीज़ तक हमने डिस्कस किया है। इन्फेक्शंस में आपने जो करने वाली चीज़ है ना, वो क्लिनिकल फीचर्स आपने इस तरह करने हैं कि आपको डायग्नोज हो जाए आपसे, ठीक है। उसके बाद आपने उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस याद करने हैं और मैनेजमेंट याद करनी है। मैनेजमेंट में हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स, मैनेज उसके एग्जामिनेशन के पॉइंट्स जो मेजर मेजर हैं वो, और इन्वेस्टिगेशन सारी, और बाकी सपोर्टिव और डेफिनेटिव मैनेजमेंट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, इसमें से ज़्यादा करने वाली चीज़ें नहीं हैं। एक तो ARI प्रोग्राम है जो हमने पीछे पूरा नमोनिया, सोर थ्रोट, IMNCA क्लासिफिकेशन की है, वो करनी है आपने। उसके बाद आपने करनी है 3 डिजीज़ में से डिफ्रेंशिएट आप उसको करो, एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, क्रोप और ब्रोंकियोलाइटिस। ये 3 डिजीज़ हैं, इनके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स आपको डायग्नोज करना आना चाहिए। फिर एज़मा आपने इसमें से करना है। एज़मा जो है वो आपकी मोस्टली चीज़ें मेडिसिन से कवर हो जाएंगी। जो चीज़ वहाँ नहीं दी हुई वो एक क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन एज़मा की यहाँ पे दी हुई है, ये आप कर लेना, ठीक है। नमोनिया उसी तरह आ जाएगा आपका। इसके आपके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स पता होने चाहिए, एक्सरे पे कैसा दिखता है ये पता होना चाहिए, पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस आपको पता होने चाहिए, और मैनेजमेंट पता होनी चाहिए, जनरल भी और स्पेसिफिक भी, यानी कौन सी एंटीबायोटिक किस ऑर्गेनिज्म के लिए है, एम्पेरिकल थेरेपी में कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, एंड जनरल ट्रीटमेंट जो होता है, ऑक्सीजन देनी है, ब्रोंकोडाइलेटर्स देने हैं, और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, ये वाली सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन मेडिसिन में आपका कवर हो जाएगा, वो नहीं करना आपने। सब कुछ बाकी मेडिसिन में कवर हो जाएगा आपका। एस्मा, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपको बता चुका हूँ, हमारा इस दफ़ा मेडिसिन में आया था, तो ये आपने मेडिसिन में करना है, यहाँ नहीं करना, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या देखा, मोस्टली चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं मेडिसिन के अंदर। एक तो निमोनिया वाला प्रोग्राम आपने करना है IMNCI का, ब्रोंकियोलाइटिस, क्रोप और एक्यूट एपिग्लोटाइटिस करना है, और एस्थमा को थोड़ा सा यहाँ से देख लेना है, वैसे आपका वो मोस्टली चीज़ें उसकी वहीं पे कवर हो जाएंगी। GIT, GIT में आपका क्रोनिक डायरिया, इसकी सारी कॉजेज़ और उन कॉजेज़ की डिटेल्स, और डायरिया की जो टाइप्स हैं, ऑस्मोटिक और क्रोनिक डायरिया की जो टाइप्स हैं, ऑस्मोटिक और सेक्रेटरी डायरिया, ये आपको पता होना चाहिए, उनके अलग अलग कॉजेज़ हैं। इसी तरह लैक्टोज इंटॉलरेंस का क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट होता है, और सीलियक डिजीज़ का रिपीट होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको, कॉन्स्टिपेशन नहीं करनी है आपने, एब्डोमिनल पेन नहीं करना, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ नहीं करनी है यहाँ से। जो मैं कह रहा हूँ नहीं करनी, वो पीड्स के लिए नहीं करनी है आपने, इस बुक से नहीं करनी, मेडिसिन में ही हमने की थी सारी चीज़। सीलियक डिजीज़ मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, ये आपने डेविडसन से भी करना है, यहाँ से भी करना है, और कॉमन पॉइंट्स आपने एक जगह लिख के वो याद कर लेने, ठीक है। IBD आपने मेडिसिन में करना है, यहाँ नहीं करना। हिपैटोमेगैली की कॉजेज़ आपने करनी है यहाँ पर, और जो एक्यूट हेपेटाइटिस हैं सारे A B C D और E, ये चीज़ें आपकी मेडिसिन में कवर हो चुकी हैं, यहाँ से आपने नहीं करनी। लिवर फेलियर कवर हो जाएगा वहाँ पे, हेपेटिक इनकैफ कवर हो जाएगा, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, सिरोसिस सारा कवर हो गया था वहाँ पे। ये सारी इसकी फीचर्स दोबारा लिखी हुई हैं। एंड पे आ जाओ, विल्सन डिजीज़ दी हुई है, विल्सन डिजीज़ आपने यहाँ से करनी है, और बाकी आगे कुछ भी नहीं करना है इसमें। पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर की डिजीज़ हैं, वो नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो इसमें से मैंने आपको उस वक्त मेडिसिन करते हुए बताया था कि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो ओवरलैप करेंगे, तो अगर एक बुक से आपने कर ली है तो दूसरी बुक से करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाती कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ये चैप्टर ना इस तरह इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 2 क्वेश्चन है, ठीक है, और कवर भी आपके हो जाते हैं इजीली। इसमें से आपने क्या क्या करनी है डिजीज़, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट करनी है आपने, बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, टॉफ, इसकी हर हर चीज़ करनी है आपने, ठीक है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है। इससे आगे जो दी हुई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डिजीज़ हमने कभी की भी नहीं थी ये। आप आ जाओ ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ पर। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आपने करना है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट करना है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आगे जो दी हुई है ना, एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक स्टेनोसिस, ये आपका मेडिसिन में कवर हो जाए, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने करना है एओर्टिक स्टेनोसिस पीड्स के लिए भी। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा करनी है आपने, ठीक है। इससे आगे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया करने की ज़रूरत नहीं है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस
और मायोकार्डाइटिस। ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये मेडिसिन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पीड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस। बीच में कार्डियोमायोपैथी है, ये नहीं करना आपने। ये मैंने आपको मेडिसिन में बता दिया था कि कैसे करना है। ठीक है, HOCM और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी इंपॉर्टेंट है इसमें से। ठीक है, ये आपने करनी है। उसके बाद आप CNS पे आ जाओ। जिस तरह नमूनिया इंपॉर्टेंट है, TB, और इसी तरह पायोजेनिक मेनिंजाइटिस और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस और इनकेफ्लाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना डिफरेंशिएट नहीं होता एंड तक बच्चों से कि कौन सी टाइप का मेनिंजाइटिस हो रहा है इसको, या इनकेफ्लाइटिस तो नहीं है। तो इसको आपने अच्छी तरह डायग्नोस्टिक फीचर्स के साथ याद करना है। एज ग्रुप वाइज इसमें ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, नमूनिया में भी और मेनिंजाइटिस में भी। किस एज ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन है ये आपको पता होना चाहिए, MCQs में आता है आपके। ठीक है, आगे आ जाओगे आप तो ट्रीटमेंट आ जाएगा इसका, ये सारा आपने करना है। TBM, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस आ जाएगा, यह आपने करना है। लंबा पंक्चर के ऊपर कैसे फाइंडिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने मेडिसिन में देख ली थी, तो इस वजह से मैं रिपीट नहीं कर रहा। पीड्स में भी उसी तरह ये सारा कुछ, तो ये करना है आपने। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस डिटेल के साथ, इंसेफ्लाइटिस करना है डिटेल के साथ, सेरिब्रल मलेरिया करना है डिटेल में विद ट्रीटमेंट। फेब्राइल कन्वल्जन्स करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको एपिलेप्सी से डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, एपिलेप्सी आपने ज़रूरी नहीं है पीड से पढ़ना आपके लिए, बिल्कुल भी जो मेडिसिन वाली है वो आपने पढ़नी है, लेकिन पीड्स में भी आता है एपिलेप्सी का क्वेश्चन, तो इस वजह से इसका भी जब आप तैयारी कर रहे होगे तो एपिलेप्सी को आपने कवर करना है। या अगर आपने यहाँ से पढ़ी हुई है तो फिर आप मेडिसिन की जब तैयारी करोगे तो उसमें कवर करना है आपने। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो उधर डेविडसन से पढ़ लो, यहाँ पे बहुत लंबी दी हुई है। ठीक है, एपिलेप्सी का आपने मेडिसिन वाले पार्ट मेरा वहाँ से देख लेना है कि एपिलेप्सी में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। कॉमा नहीं करना आपने, हाइड्रोकेफलस करना है। ये भी वही बात हो गई, मेडिसिन में करोगे या यहाँ पे करोगे। ठीक है, हाइड्रोकेफलस आपका केस भी आ जाता है, शॉर्ट केस या लॉन्ग केस। पीड्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स पड़े हुए होते हैं इसके, तो वो देख लेना आपने। ठीक है, इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स आपने नहीं करनी, इसमें से सिर्फ ब्रेन एब्सेस करना है। ठीक है, स्ट्रोक नहीं करना बच्चों में। सेरेब्रल पॉल्सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेरेब्रल पॉल्सी आपका लॉन्ग केस भी हो सकता है या शॉर्ट केस हो सकता है ऑस्पी में, तो वाइवा में। तो ये आपने करना है पूरा। ठीक है, इसकी टाइप्स हैं डिफरेंट किस्म की, इसकी मैनेजमेंट में क्या है, जस्ट सपोर्टिव मैनेजमेंट है इसकी या प्रिवेंशन है, ये चीज़ आपने देख लेनी है। इससे आगे मेंटल रिटार्डेशन नहीं करना आपने, माइक्रोसेफली नहीं करना, एटेक्सिया, NF, और आगे इसमें से और कुछ भी नहीं करना, बस यहीं तक करना था आपने। न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ में आ जाओ। इनका जो क्वेश्चन है ना वो इकट्ठे है, CNS और न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ का। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, ये बस इसमें से, इस चैप्टर में से आपने यही करना है और कुछ नहीं करना। माइसीनिया ग्रेव, बाकी सारी चीज़ें अगर करने वाली जो हैं वो मेडिसिन में कवर्ड हैं आपकी। आगे आ जाओ इसके एंड पे। सॉरी, 2 टॉपिक्स हैं, एक ये करना है आपने ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और एक इसमें से GBS करना है, जो आप पोलियो के साथ जिसका डिफरेंशियल बनता है, ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से करना है। बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ये दोनों, पोलियो और GBS, बस ये 2 चीज़ें करनी। अच्छा, आगे हो गया ब्लड। अब मेडिसिन का जो ब्लड है ना उसमें आपने फोकस करना है अनीमिया पे और न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स पे, जबकि पीड्स का जो है इसमें आपने कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स पे और ALL पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। इसमें इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन टॉपिक्स दोनों के बिल्कुल सेम है। ठीक है, अनीमिया वहाँ पे भी कवर किया था आपने, यहाँ पे भी सारी टाइप्स के अनीमिया आप कवर करोगे। अम, और हीमोग्लोबिनोपैथीज कवर करोगे, सिकल सेल और थैलेसीमिया। ठीक है, ए प्लास्टिक कवर करोगे। उसके बाद आप प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर पे आ जाओगे, ITP, TTP बहुत, सॉरी, ITP बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रिपीट होता है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रिपीट होता है। ठीक है, न्यूप्लास्टिक में से पीड्स में ALL रिपीट होता है, और जो मेडिसन है उसके अंदर ALL, AML, हॉजकिन लिम्फोमा, ये सारे कवर रिपीट होते हैं। ठीक है, बाकी आप कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स पे आओगे तो हीमोफीलिया आ सकता है आपको, वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ भी आ सकती है। तो ये वाला चैप्टर आप इसकी बुक आप खुद सेलेक्ट कर लेना कि आपने यहाँ से करना है कि डेविडसन से करना है या किसी और बुक से करना है, लेकिन टॉपिक्स आपने मिला के करने हैं, जिस तरह इन्फेक्शंस के करने हैं ना उसी तरह इसके भी मिला के करने हैं। न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स में ALL
हर दूसरे साल रिपीट होता है। और बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हॉजकिन लिम्फोमा आपका कवर हो जाएगा मेडिसिन में। विल्म्स ट्यूमर इसमें से आपने ज़रूर रीड आउट करना है, और विल्म्स ट्यूमर के साथ आपने जो करना है, रीड रीड करना है, वो आपके न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स जो होते हैं ना, कौन सा है वो, मेरे ख्याल से रेटिनोब्लास्टोमा है, ठीक है। न्यूरोब्लास्टोमा, सॉरी। विल्म्स ट्यूमर के साथ आपने न्यूरोब्लास्टोमा करना है कि कौन सा मिड लाइन क्रॉस करता है, कौन सा मिड लाइन क्रॉस नहीं करता है। ये एमसीक्यू में आएंगे आपके, जो एससीक्यू में आएगा वो एएलएल आएगा। ठीक है, स्प्लीनोमेगैली आगे लिखी हुई है, स्प्लीनोमेगैली की कॉजेज आपने करनी है। वो आप कहीं से भी, यहाँ से करो, मेडिसिन से करो, जैसे भी करो, ठीक है। हेपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली दोनों की कॉजेज। आगे आ जाओगे आप, इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर्स में से कभी भी कोई क्वेश्चन आपका नहीं आया हुआ तो इसको आप ना करना। एंडोक्राइनोलॉजी में से मैंने आपको बता दिया था, मेडिसिन में जो चीज़ें कवर होती हैं वही बच्चों में। 3-4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, वो हैं शॉर्ट स्ट्रेचर, इसमें से एमसीक्यू आएगा, एससीक्यू नहीं आता। शॉर्ट स्ट्रेचर की कॉजेज आपने करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है। उसके बाद कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म या क्रेटिनिज्म मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ हुआ है, ये ज़रूर करना है आपने। उसके बाद कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया करना है फॉर एमसीक्यूज़, और डीके करना है फॉर एससीक्यूज़। मल्टीपल टाइम्स डीके बार बार रिपीट होता है, ठीक है। बस इसमें से यही टॉपिक्स करने हैं आपने पीरियड्स में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बीच में जो सारी चीज़ें लिखी हैं वो नहीं करनी, ठीक है। डीके में टेबल दिया हुआ है, ये टेबल भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये आता है आपका। और रिकेट्स, विटामिन डी और रिकेट्स और कैल्शियम, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है रिकेट्स बच्चों में। ये आपने सारा करना है, रिकेट्स की सारी सब टाइप्स करनी है। ट्रीटमेंट में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं ट्रीटमेंट की, स्टॉस थेरेपी है और बाकी ये सारी चीज़ें आपने करनी है। मेटाबॉलिक डिजीज़ में से एक एमसीक्यू कभी कभी आता है, और वो होता है, या तो आपसे एंजाइम की डेफिशिएंसी पूछी हुई होगी, या आपको क्लिनिकल फीचर्स बता के मेटाबॉलिक डिजीज़ बतानी होगी बस। तो अब ये आप इतना बड़ा चैप्टर करोगे और इतना कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, मैंने खुद भी नहीं किया था ये, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसके ना कहीं से एमसीक्यू पॉइंट्स वगैरह पास्ट पेपर में बार बार करते हुए आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो बस वो देख लेना आप, ये चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। करोगे तो ऐसी क्यों आना नहीं है, एक एमसीक्यू वो भी कभी कभी आता है, ठीक है। रोमेटिक डिजीज़ में आ जाओ। रोमेटिक डिजीज़ में से आपने जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस करना है। बाकी इसके अंदर जितनी भी डिजीज़ हैं वो सारी आपकी मेडिसिन में कवर होती हैं। एसएलई वहाँ पे पूरी की पूरी कवर हो जाती है। बाकी भी जो दी हुई है इसमें वो सारी मेडिसिन में आपकी कवर होती हैं। जस्ट आपने यहाँ से JIA करना है। जेनेटिक्स में आ जाओगे, यहाँ से आपने जस्ट, वैसे करने को तो सारी ट्राइसोमीज करनी होती हैं, 21, ट्राइसोमी 18, ठीक है, टर्नर और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको जब भी आता है ना, वो डाउन सिंड्रोम का ही आता है। तो ये डाउन सिंड्रोम तो लाजमी लाजमी करना है आपने, बाकी आप अपने कन्वीनियंस से देख लेना कर। टर्नर्स आपका क्योंकि गायनी हॉब्स में आप कर लेते हो, तो वो भी हो जाएगा कवर वहाँ से। बाकी रह जाते हैं हम क्लाइन फिल्टर और जो बाकी ट्राइसोमीज होती हैं, सिंगल जीन डिफेक्ट, ठीक है। तो मैंने इसमें सिर्फ डाउन्स किया था, अगर आप करना चाहो तो बाकी भी कर सकते हो। MCQs ही आते हैं इसमें से कभी कभी। बाकी आगे जी जेनेटिक डिजीज़ आ गई हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न और ये सारी, ये करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, डाउन सिंड्रोम में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको ट्रिपल स्क्रीन पता होना चाहिए, क्वाड्रुपल स्क्रीन पता होना चाहिए, प्री नेटल डायग्नोसिस कैसे होता है, क्या उसकी है, ये गायनी ऑब्स और पीयर्स का ना एक ओवरलैपिंग वो है, कॉन्सेप्ट्स हैं ये। तो ये आप दोनों जगह से पढ़ोगे तो आपको आ जाएंगे, ठीक है। नेफ्रोलॉजी में आ जाओ, इसमें भी उसी तरह है, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है। लेकिन यहाँ से जो डिजीज़ आपने करनी है वो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी, इन दोनों का डिफरेंस, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ से करनी है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत लंबा यहाँ पे दिया हुआ है, जब पढ़ लोगे आपको फिर पता लगेगा कि ये ज़्यादा उसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और बाकी एक्यूट रीनल फेलियर नहीं करना, यहाँ से आपने मेडिसिन में करना है, क्वेश्चन भी नहीं आएगा पीरियड्स में, CRF भी नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें आगे कुछ भी नहीं करना है इसमें से, ठीक है। जो बताया बस वही करना है। एक और चीज़ है, कभी कभी आपके ऑस्पी में आ जाती है हिनॉक शॉलिन परपरा, तो वो दोनों जगह मतलब कहीं से देख लेना आप पीरियड्स, या उसका आपको एक सिनेरियो पता होना चाहिए कि कौन सा हिनॉक शॉलिन परपरा होता है, ठीक है। उसमें
परपरा होता है ना, तो स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है, जीआईटी होती है, और रीनल होता है। ये चारों सिस्टम जैसे एक ही बच्चे में इन्वॉल्व हो रहे हो तो हिनॉक्स इन परपरा होता है। पढ़ोगे तो बाकी पता लग जाएगा आपको, ठीक है। बाकी डर्माटोलॉजी में से सिर्फ डायपर डर्माटाइटिस करना है, एमसीक्यू के लिए, वो भी एससीक्यू कभी नहीं आया इसमें से, डायपर डर्माटाइटिस। आगे आ जाओगे, पीड्स सर्जरी। पीड सर्जरी में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ये आपको उसमें ऑस्पी में आ सकता है। दूसरा जो आपकी सर्जरी है उसके अंदर भी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है, तो वहाँ से और यहाँ से आपने इसको मिला के पढ़ना है, ठीक है। दोनों के सिलेबस में, पीड्स में भी है और उधर भी है। बाकी ना इस चैप्टर में जो सिनेरियोज दिए हुए हैं ना, ये केस आपके एडिशन में है, ये केस वाले बॉक्सेस किसी ने बुक खोली भी है साथ? जी जी है। ठीक है, ये वाले केस आपने रीड आउट कर लेने हैं, Cheers. इनके एमसीक्यूज बन जाते होते हैं, ठीक है। वैसे ये एस सच एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये हैं डिजीजेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको आती नहीं, आपके पेपर में नहीं आती, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो आने को ये आ सकती हैं, इसलिए इनको एटलीस्ट आप केस जो लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैकल डायवर्टिकुलम के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, वार्ड में इंटरसेप्शन के होते हैं, हिस्ट्रंग डिजीज़ के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्रंग डिजीज़ के आपको एक्सरे और की फाइंडिंग्स भी पता होनी चाहिए। बेरियम एनीमा शायद होता है इसमें, वो आपने देखना है, ठीक है। इसकी ऑस्पी में आई होती है आपकी, ठीक है। बाकी बस यहाँ तक ही करना है, हिस्ट्रंग तक, इससे आगे की नहीं करनी है आपने, ठीक है। पॉइजनिंग में जनरल मैनेजमेंट जो दी हुई है पॉइजनिंग की, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली चीज़ें इसमें से आपको अब याद नहीं होंगी, लेकिन फोरेंसिक में आपने पढ़ी होंगी ये, मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। थोड़ा बहुत एंटीडोट का आपको आइडिया होना चाहिए, समरी दी हुई है इसने बस, और ये पूरा चैप्टर करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाएगा बोन एंड जॉइंट डिजीजेस, ठीक है। तो ये सेप्टिक आर्थराइटिस आपका मेडिसिन में कवर होगा, पीड्स में भी इसका क्वेश्चन आता है। इसी तरह ऑस्टियोमाइलिटिस भी मेडिसिन में कवर होगा, पीड्स में इसका क्वेश्चन आता है। क्लब फुट ऑस्पी के लिए इसकी पिक्चर आपको पता होनी चाहिए, क्लब फुट क्या होता है, कैसे होता है, बस ऑस्पी के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, जब आप ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहे होगे तो वहाँ पे भी दिया हुआ है। तो इन दोनों को आपने इकट्ठे वहाँ से करो तो वहीं से कर लेना, वरना यहाँ से कर लो। तो दोनों सर्जरी में भी है, यहाँ पे भी है। सर्जरी में इसका एससीक्यू आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, यहाँ पे कभी नहीं आया। करना तो है लेकिन आपने, ठीक है। इससे आगे जो डिजीज़ हैं ये नहीं करनी है आपने, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बस ये नहीं करने आपने, ठीक है। मॉर्फन सिंड्रोम वगैरह। पीडियाट्रिक ड्रग थेरेपी वाला चैप्टर है एंड पे, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रग्स कौन सी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो उनको आप बस एक दफ़ा देख लेना, कभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। बल्कि आप डोजेस रहने दो, इसमें से कुछ भी ना करना आप। ये रहने दो आप चैप्टर, इसमें से कुछ भी ना करो। ये जब आप ऑस्पी वाली फाइल्स करोगे ना, इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स वगैरह हैं या कोई चीज़ याद करने वाली है तो उस ऑस्पी की फाइल्स में आपके आ जाएंगी, ठीक है। एंड पे रेफरेंस वैल्यूज़ दी हुई हैं, या आपने डेविडसन के एंड पे भी दी हुई हैं ये। तो ये आपको जो आपको टेस्ट बताए थे ना, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, LFTs, RFTs, CBC और कोएगुलेशन प्रोफाइल, ये आपको याद होने चाहिए। जस्ट आप देखो और बता दो। कभी कभी SCQ जो आपका आता है उसमें कभी कभी रेफरेंस वैल्यूज़ दी हुई होती हैं और कभी कभी नहीं दी हुई होती, तो इसलिए आपको याद करनी पड़ेंगी ये, तो ये याद कर लेना। लंबार पंक्चर की, इसी तरह CSF एनालिसिस की आपको पता होनी चाहिए। तो एनी क्वेश्चन पीड्स के रिलेटेड?